हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, उनके फ्लो के बारे में, करंट के बारे में, बैटरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस V करके लिखा होता है उसके बारे में। तो करंट एक ऐसा वर्ड है जो आपने पहले भी सुना होगा फिजिक्स के अलावा। जैसे ज्योग्राफी में आपने विंड करंट, एयर करंट सुना होगा। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। कितने चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब जनरली सॉलिड्स में जो चार्जेस फ्लो कर सकते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब पहले माना यह जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट का रीजन होता है पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट, बट लेटर ऑन हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड होते हैं और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम में एक वायर में से या एक कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो हमारी चार्जेस की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एंड टाइम की होती है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट इससे हमारी आ जाती है एम्पेयर, विच इज कूलम पर सेकंड। अब क्योंकि सॉलिड्स में इलेक्ट्रिक करंट का रीजन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में मूव करने चाहिए कि एक एम्पेयर करंट बने? एक एम्पेयर करंट बनाने के लिए हमें एक कूलम चार्ज हर सेकंड चाहिए होगा फ्लो करने के लिए। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? देखिए, एक, हमें पता है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक कूलम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 10/16 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻19/16। तो 10/16 होता है 0.625 इंटू 10⁻19 हो गया। इसको हम 6.25 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं। तो एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जस्ट इमेजिन, एक एम्पेयर करंट के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, मतलब 6 और इसके पीछे 18 जीरोस, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर मूव करते क्यों हैं? तो किसी भी कंडक्टर या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, बट ये मूवमेंट रैंडम होती है। रैंडम मूवमेंट की वजह से कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं आ पाता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, हमारे आसपास हवा हर जगह है। अभी मैं इस रूम में हूं तो आसपास एयर है, एयर के पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रही है, बट स्टिल मुझे एयर करंट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, उनका मूवमेंट रैंडम है। इस वजह से वो करंट हमें फील नहीं हो पा रही है। वहीं अगर मैं इसकी जगह पे एक ब्लोअर चला दूं जो कि इस एयर के पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराए, इधर से मूव करें और उधर से बाहर निकलें, तो अब इसमें मुझे ये एयर करंट फील होगी। सिमिलरली किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होती है जब एक फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। तो ये रैंडम मूवमेंट को जब हम एक डायरेक्शन दे देते हैं तब बनती है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट या इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती कैसे है? तो ये मिलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर चार्जेस का इंबैलेंस हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो उससे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से ये एक वायर है। जब हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी में यहां पे लेट अस से पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहां पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव से रिपेल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव की तरफ, इस तरीके से। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगी। तो जैसा कि एयर में ब्लोअर ने काम करा था, उसने एक फोर्स प्रोवाइड करा था, उसने कुछ वर्क किया था जिसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे थे। इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो काम करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, लेटस से यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है और इंफिनिटी पे बहुत दूर, इंफिनिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस फील नहीं हो रहा है, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट फील नहीं हो रहा है। सो लेट अस से यहां पे कोई पॉइंट, एक छोटा सा चार्ज है स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस चार्ज को उठा करके इसके फील्ड में कहीं पे भी लाने के लिए, इस फील्ड में जहां पे इसका इफेक्ट फील हो सकता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसके पास लाने पे ये इस पॉजिटिव छोटे चार्ज को रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए। तो लेट अस से इस पॉइंट ए पे मैं इसे लेकर के आता हूं, तो इस इंफिनिटी के पॉइंट से इस पॉइंट ए पे लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ा, जो मुझे फोर्स इनटू डिस्टेंस करना पड़ा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से एक माउंटेन है और मैं एक पत्थर को उठा करके उस माउंटेन टॉप तक लेकर के जाता हूं। तो जो मैंने वर्क करा है इस पत्थर को उठा के माउंटेन के टॉप तक ले जाने में, वही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब मैं इसे टॉप पर लेकर के जाता हूं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली एक चार्ज को जब मैं इस सिमिलर चार्ज के पास लेके आता हूं तो जो मुझे वर्क करना पड़ता है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से भी डिनोट करते हैं क्योंकि इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को मूव करा, W अपॉन Q। वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, जूल पर कूलम होता है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट हमारी वोल्ट होती है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट ही होती है। अब करंट के फ्लो के लिए जरूरी होता है कि एक कंप्लीट सर्किट हो, मतलब एक पूरा रास्ता हो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को मूव करने के लिए, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम जनरली कुछ डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, एक लंबी डंडी और एक छोटी वाली डंडी। यह दिखाता है कि इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल कम है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को भी शो करता है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो लोअर पोटेंशियल पे। ये हो गया सेल का डायग्राम। ऐसे ही बैटरी होती है, बैटरी होती है मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो बनाना भी इसे ऐसे ही है। ये हो गई हमारी बैटरी। इसके बाद एक काफी मेजर कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। रेजिस्टेंस का हम सिंपल इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है रोकना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो करंट के फ्लो को रोकते हैं उन्हें रेजिस्टर्स कहते हैं, और इस
फिनोमिना को या उनकी इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। देन एक डिवाइस होती है हमारे पास जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है। इसे इस तरीके से या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट कहा जाता है। फैन का रेगुलेटर, आप इसका एक एग्जांपल समझ सकते हो। फैन का रेगुलेटर भी इज अ टाइप ऑफ अ रिहोस्टेट और अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके फैन की स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। देन वी हैव एमीटर। एमीटर मेजर करता है करंट के फ्लो को, ये करंट मेजर करने के काम आता है। देन वी हैव वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, इसीलिए वोल्ट मीटर। करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, इसलिए एम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी टॉपिक ओम्स लॉ पे। सो ओम्स लॉ स्टेट्स किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके थ्रू फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट के। यानी कि ओम्स लॉ स्टेट्स potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 2 गुना कर दूं, 100 वोल्ट की बैटरी की जगह 200 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, या 100 वोल्ट के पोटेंशियल की जगह मैं 200 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दूं, तो सर्किट में से फ्लो करने वाली करंट भी डबल हो जाएगी। यानी कि अगर 100 वोल्ट में 50 एम्पेयर करंट दौड़ रही थी किसी सर्किट से, तो उसको 2 गुना करने पे, वोल्टेज को 2 गुना मतलब 200 वोल्ट पे लाने पे इलेक्ट्रिक करंट 50 की 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 100 एम्पेयर्स। सिमिलरली आधा करने पे 100 वोल्ट की करंट, 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करने पे 50 वोल्ट का करने पे करंट भी आधी हो जाएगी, यानी कि 50 एम्पेयर से उसकी जस्ट आधी 25 एम्पेयर्स। तो ओम्स लॉ आप लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। ओम्स लॉ स्टेट्स that potential difference across a conductor is always directly proportional to the current flowing through it। but इसमें एक छोटी सी कंडीशन भी है, that all the physical property should remain unchanged। यानी कि जब हमने पहले मेजर करा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, और अगर हम बाद में मेजर करते हैं तो फिजिकल कंडीशन सारी सेम रहनी चाहिए। यानी कि आसपास का टेम्परेचर, आसपास की ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर और जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो सारी सेम रहनी चाहिए। तो इससे हमें मिल गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। तो इससे हमें फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल्स टू IR, जिसमें कि R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता है वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज V अपॉन A। इसको हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये इसकी SI यूनिट है जिसको हम ओम कहते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, show your appreciation by liking the video, commenting on them and subscribing to the channel।